आज हम ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे हिंदुस्तान की फिल्म जगत में उनको पिलर माना जाता है। उन एक्टर का नाम है प्राण। और सबसे अहम बात बताना चाहेंगे, मुंबई के बांद्रा में क्वार्टर रोड पे उनके नाम पे प्राण चौक बनाया गया है। और बात करेंगे आज हम जूनियर महमूद जी की ज़बानी, क्योंकि उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुवीर सिंह की जेल में न जाओ। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ है एक कैद। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करेगा। वही पार्टनरशिप की बात तो न वो हो सकती है और न होगी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो वो घाट न हमने देखा है और न देखना चाहते। मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है, लेकिन इतना जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा। इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। अगर पूछना चाहते हो तो पहले मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस दे। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। जूनियर महमूद जी से आज ऐसे भले एक्टर के बारे में बात करेंगे। ये हिंदुस्तान की फिल्म जगत में उनको पाया माना जाता है और जो इज्जत उन्होंने कमाई ऐसे कुछ कम एक्टर ने कमाई होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राण जैसा एक्टर कोई रहा ही नहीं और आने वाले वक्त में और कितने ऐसे एक्टर आएंगे और जाएंगे, लेकिन प्राण जी जो अपनी मुकाम और अपनी जो जगह बना के गए शायद ही कोई ऐसा एक्टर बना पाएगा। तो आपने कई फिल्मों में प्राण साहब के साथ काम किया है और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? उनके हर तरह के रोल आए, विलन के रोल आए, कॉमेडी रोल आए, कैरेक्टर रोल आए, इस पर आप क्या कहेंगे? और सबसे अहम बात ये कि आपकी पहली मुलाकात कब हुई और आपने उनके साथ कितनी फिल्मों में काम किया, इस बात पर हमारे दर्शक के लिए रोशनी डालेंगे आप। इंडियाज़ के सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। सलाम भाई, जैसे कि आपने शुरुआत की है और बहुत बड़े फनकार के बारे में बोलना शुरू किया है और ये बात सही है कि वो हमारी इंडस्ट्री की एक पाया है, एक पिलर है। और बहुत से कलाकार आएंगे जाएंगे, आते ही रहेंगे, पर प्राण अंकल की जगह महफूज है, जगह पे रहेगी। वजह ये कि इतना टैलेंट, इतनी वैरायटी बहुत कम लोगों के पास होती थी। जैसे महमूद साहब, हमारे उस्ताद जी दिलीप कुमार साहब, तो ये उस लेवल के हैं। आप अगर गौर करें तो प्राण अंकल को आप यानी यीशु साहब के साथ मिला सकते हैं, आप मतलब बगल में खड़ा कर सकते हैं। उस पाए के, उस बुलंदी के परफॉर्मर थे आप। और जैसे आपने कहा, बहुत नसीब वाला हूँ कि मैं पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया, ये मेरा मुकद्दर है। और प्राण अंकल के साथ बहुत काम किया मैंने, ये भी मेरा मुकद्दर है। और आज मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए एक अवार्ड की बात है जी। तो ये बताएंगे कि प्राण जी के साथ कौन सी फिल्म में काम किया, फिल्म के नाम बताएंगे और पहली मुलाकात कहाँ हुई आपकी? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था किसी इंटरव्यू में कि मनोज कुमार अंकल ने, पंडित मनोज कुमार साहब की पहली फिल्म एज एन डायरेक्टर जो लॉन्च हुई थी वो थी उपकार। हम सब दिल्ली के पास कहीं शूटिंग कर रहे थे, तो मेरी तो शूटिंग थी नहीं, अलबत्ता सेट पे गया था मैं। तो मैंने पहली बार प्राण अंकल को वहाँ पर देखा था मलंग चाचा के गेटअप में। आपको याद होगा, मलंग चाचा बने थे और उसमें कस्में, वादे, प्यार, वफा सब कभी भुलाया ना जाएगा ऐसा गाना है। तो उसमें इनका यानी कि कैरेक्टर आर्टिस्ट में एक है ना, आने का पहला ये था माइलस्टोन था ये, और माइलस्टोन बन के रह गया। और ये मनोज कुमार जी की हिम्मत की बात है कि विलन को सीधा उन्होंने एक बहुत प्यारा कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया और एंड तक फिर उन्होंने वो गेम खेले, वो रोल प्ले किए हैं जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कॉमेडी कह लीजिए, सीरियस तो करते ही थे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, पता नहीं मेरी ज़ाती बात है, प्राण अंकल एज एन विलन ही बहुत ज़्यादा सूट करते थे मुझे। उनकी आंखों में जो जुनून, वो कहते हैं ना कि एक नफ़रत की ज्वाला ऐसी फटती थी कि उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बहुत अच्छे फनकार, बहुत अच्छे कलाकार। और फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई ब्रह्मचारी शुरू हो गई, उसके सेट पे मिला मैं उनको। फिर मैं करीब होने लगा उनसे। पहले डरता था, नज़दीक जाने को जी नहीं करता था मैं, मतलब डरता था मैं। फिर बाद में आहिस्ते आहिस्ते जब मैं उनके करीब जाने लगा तो पता लगा कि ये तो हमसे भी ज़्यादा भले हैं और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत लोगों के बारे में सोचने वाले। जरा ये तो बताओ, अगर इस वक्त इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया तो इन्हें सर छुपाने के लिए कहाँ जगह मिलेगी? अब तुम्हें जाना ही होगा। ब्रह्मचारी को बीवी मिल गई, इसके अपने बच्चे होंगे, अब तुम सब इसके लिए बोझ बन गए। अंकल, क्या सच है कि हम आपके लिए बोझ बन गए हैं? दीदी के बगैर हमारा दिल नहीं लगता। रवि बाबा बड़े अच्छे आदमी हैं।
आप हमारी दीदी को लौटा दीजिए ना, प्लीज। अच्छा, तो तुम अपनी दीदी को लेने आए हो? हाँ। खैर, तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है। मैं बच्चों का दिल दुखाना नहीं चाहता। बच्चन सिंह, अजय, बच्चों को गाड़ी में बिठाकर इनकी दीदी के पास ले जाओ। समझ गए ना? समझ गए। चलो बच्चों। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बड़ा होता चला गया और फिर काम मुझे भी बहुत मिलता गया। फिर मैं बहुत कुर्बत मैंने पाई। एक फिल्म बनी हमारी चिंगारी, लीना चंद्रावरकर जी एकदम शबाब पे आई थी करियर वाइज, तो उसमें मैंने काम किया। संजय खान साहब हीरो थे और राम महेश्वरी जी की फिल्म थी जिन्होंने नीलकमल बनाई थी, वो फिल्म थी चिंगारी, उसमें मैंने काम किया। मैं काम करता चला गया। उसके बाद प्यारी प्यार बीच में आई, हमारी प्यारी प्यार, धर्मपाल जी, वैजंती महाराज जी, प्राण अंकल अगेन उसमें उस्ताद हमारे, बड़ी ही फिल्मों में साथ रहा उनके, तो ये काम करता ही चला गया मैं। तो एक फिल्म बनी हमारी जी और जीने दो, उसमें भी था मैं। और मैं क्या बताऊं सलाम भाई, मैंने अच्छा खासा काम किया इनके साथ। और मज़े की बात है कि उनके पड़ोस में ही रहने आ गया मैं। तो बांद्रा एक ऐसा दिल है बम्बई का जहाँ पर आस पड़ोस में बस खुशियाँ खुशियाँ होती हैं, और खुसूसन हमारे फिल्म स्टार बहुत ज़्यादा हैं वहाँ। और देखिए प्राण साहब की अचीवमेंट या उनके फ़न की, आप कहते हैं ना कि इंतहा, वो ये थी कि हमारे बीएमसी ने उनके लिए एक चौराहा बनाया है। देख लीजिए हमारे कांटे रोड पर है, प्राण चौक कहलाता है वो। और कहलाए ना कहलाए, लेकिन प्राण साहब को अगर बम्बई का ही चौक बोले तो कम नहीं होगा। पर हाँ, ये बीएमसी की तरफ से बहुत मोहब्बत बख्शी उनको, और मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, मेरी ज़्यादा फीलिंग है। प्राण साहब हम लोग बहुत देखे प्राण साहब की पिक्चर, हम बहुत डरे प्राण साहब से, मगर जब मिले हमको पता चला कि उससे सरल और अच्छा इंसान लाइफ में नहीं। उनका बेटा हमारा खास दोस्त सुनील सिकन, मेरा डायरेक्टर रह चुके हैं वो। बस प्राण साहब के लिए आए ना, हम अपने लिए आए कि हमारी इज्जत बढ़ जाए। प्राण साहब के रास्ते के नेमिंग सेरेमनी में मेरी तस्वीर भी दिख जाए अगर बाबा के प्लाक के साथ, तो मेरी इज्जत बढ़ जाती है भाई। मैं इसलिए आया हूँ। प्राण साहब की बात करें, हर दिग्गज कलाकार के साथ उन्होंने काम किया है, या तो बोलेंगे वो बाकी कलाकार ने उनके साथ काम किया, लेकिन उन्होंने कोई नया एक्टर लॉन्च होता है, अगर डायरेक्टर उनसे बात करता है कि नया एक्टर है, फिल्म में आ रहा है, आपको विलन में आना है या आपका कोई रोल है, तो प्राण साहब ने कभी इनकार नहीं किया उस एक्टर के साथ काम करने के लिए। ये नया एक्टर है, इनके साथ काम करूँगा तो मेरी इमेज क्या होगी करके, लेकिन अपनी इमेज उस नए एक्टर को उन्होंने दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ जितने हमारे पुराने एक्टर्स थे, प्राण अंकल को मिलाकर, उन्होंने कभी ऐसे नाक भवें बनाई नहीं ना चढ़ाई कभी, नया हो या पुराना हो। वो उनको अपने रोल से मतलब था कि भाई मैं क्या प्ले कर रहा हूँ और मैं इस रोल में और क्या खूबियाँ बिखेर सकता हूँ या ला सकता हूँ। तो पूरा कंसंट्रेशन लोगों का अपने कैरेक्टर पे जाता था। अब उसमें किसी का भतीजा या भांजा या कहते हैं ना कि कोई रिश्तेदार है, उससे उन्हें कोई मुराद नहीं होती थी। उनको अपने रोल की फिक्र होती थी, और वो ये चाहते थे कि जो रोल राइटर ने जो लिखा है, जो कंसीव किया है उनका रोल, उसे कैसे मैं भर सकूं या उसमें कितनी पहले मैं कितने रंग बिखेरूं। तो ये उनका पूरा एम वहाँ होता था। और मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी नए कलाकारों के लिए कभी प्राण साहब के हर तरह के गेटअप आपने देखे हैं, और उनका गेटअप की कई एक्टर कॉपी भी करते हैं, तो उनके गेटअप के बारे में आप क्या बात करेंगे? बड़ा काम करते थे, बड़ा वर्क होता था, बड़ा होमवर्क होता था सलाम भाई। ये नहीं कि कहानी सुना दी आके डायलॉग बोल के चला गया कलाकार, नहीं नहीं। इस पे पुराने लोग हमारे बैठ के मत्थापच्ची करते थे सर, कि ये अगर यहाँ जा रहा है क्यों जा रहा है, इसकी भतीजी वहाँ आ रही क्यों आ रही है, बाज़ाब्ता उस पर खासा डिस्कशन होता था। और फिर उसको और कैसे निखारा जाए या उसमें और कितनी जान डाली जाए, ये होती थी। और मैं समझता हूँ कि उनकी मेहनत आज भी साकार है। आज हम उनकी बातें कर रहे हैं, हम बात करें 70-80 साल पुरानी, यानी उनके करियर की शुरुआत से अगर हम पकड़े तो बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं हम लोग। और इतने बड़े इतने मंजे हुए कलाकार इंडस्ट्री में कम रहे हैं। और जहाँ तक हाँ मैं बात करूँ आपसे, तो प्राण अंकल जैसे कि लोग जंजीर याद रखते हैं कि उन्होंने अमित जी के सामने ये किया वो किया, बहुत सी फिल्मों की बात ले लें आप, प्राण अंकल कहाँ कहाँ छाए हुए सबको याद है। मजबूर ले लें बड़े, लेकिन जो दिलीप कुमार साहब के साथ एक फिल्म की थी इन्होंने, दिल दिया दर लिया, AR कारदा साहब की फिल्म थी। उसमें एक सीन था सलाम भाई, जहाँ पर ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि हर जगह पे ये मात खाते हैं दिलीप साहब की वजह से, और वो जो शराब पीकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोपते हैं दिलीप कुमार साहब पे, साहब वो सीन देखने वाला, इतना झिल्लाना, इतना फ्रस्ट्रेशन दिखाना, मैं समझता हूँ कि बहुत 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 मंजे में कलाकार का काम था ये। और ये गिफ्टेड थे और ये इन चीज़ों को बखूबी निभाते थे। और मैं समझता हूँ कि
ऐसे कलाकार इंडस्ट्री में कम हैं और मालिक करे ऐसे कलाकार बहुत आए हैं। की बात करें शूटिंग के अंदर आर्टिस्ट से किस तरह से पेश आते थे, डायरेक्टर से किस तरह से पेश आते थे और ऑडियंस से किस तरह से पेश आते थे, बताइए। चाहने वालों से तो सभी कलाकार उस दौर के हमेशा मोहब्बत से मिलते थे। और जहाँ तक प्राण साहब की बात है, प्राण साहब का अदब इतना था कि ये हर कोई सोच समझ के उन्हें करीब जाता था और जाता वही था जो ये समझता था कि मैं उन तक पहुंचूंगा। पर इनके जहन में कभी ये नहीं आता कि मैं इतना बड़ा तोप हूँ या मैं से लोग सहमते हैं या डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा दौर, बहुत अच्छे लोग और बड़ा आपसी बड़ा मेल मिलाप था लोगों में। और प्राण अंकल सबसे मोहब्बत से मिलते थे। हाँ, बातें वो भी कम करते थे। देखें, मैंने पिछली बार भी कही इंटरव्यू में बहुत से कलाकारों के बारे में कहा कि बहुत कम बातें करते थे। हकीकतन बहुत कम बातें करते। उर्दू पे बड़ा कमांड था, फारसी भी पढ़े हुए थे आप। और दिलीप कुमार साहब से इनकी दोस्ती का सबसे बड़ा राज ये शायरी था, जो हम जानते हैं कि शायरी की बदौलत ये बहुत करीब हुए, क्योंकि गालिब साहब और सब बड़े बड़ों के दीवान इनके पास हुआ करते। तो किसी के पास कोई शेर ना हो और बोले चलो बड़े प्राण साहब को पास हो गए ये शेर, तो इस तरह के लोग पहुंचते थे। तो सोचिए कि विलन के पास इतनी बड़ी यानी इतना बड़ा खजाना होना, तो ये एज एन पर्सन ये दर्शाता है कि ये बहुत अजीम थे। वैसे जब शायरी का जिक्र आया है तो सबसे पहले मीर तकी मीर साहब का तो नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी शायर आज तक ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान में जिन्होंने कि उनकी तारीफ में 2 या 3 शेर नहीं कहे हों। यहाँ तक कि गालिब साहब ने भी कहा है कि कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आप ही से जुदा कर चले, जबी सजदा करते ही करते गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। आपके ताल्लुकात कैसे थे प्राण साहब के साथ? जैसे एक बच्चे के बड़ों से होते हैं, और उन्होंने कभी भी एहसास होने दिया कि मैं चवन्नी हूँ। मुझे चवन्नी कभी समझा नहीं, ये उनका बड़कपन है। बहुत प्यार से मिलते थे। और चूंकि पड़ोसी हो तो एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा सलाम भाई, आखिरी वक्तों में जब आप बहुत बीमार रहने लगे तो कोई बोलता था ये हुआ, कोई बोले प्राण अंकल ऐसे, प्राण अंकल की तबीयत ऐसी वैसी वैसी। मैं मिलने गया तो पहली बार मुझे उन्होंने आने नहीं दिया, यानी अवॉइड करना चाहा कि मैं ना मिलूं उनसे। वजह उनकी ज़ाती होगी जो भी, पर फिर भी मैं बेशरम होकर दोबारा गया मैं, तो खैर दूसरी बार उनको ज़रा सा मुझ पर रहम आया, तरस आया कि चलो इनको मिलवा ही दो। उनकी बीनाई, उनकी साइड बहुत कमज़ोर हो गई थी आखिरी वक्तों में, उन्हें नजर दिखाई कम देता था। तो मेरी आवाज़ सुनते ही ऐसे उछले वो, ओए जूनियर है जूनियर आ गया मेरा। आप यकीन करो सलाम भाई, मेरा जूनियर आ गया सुन के जो मेरे दिल में कहते हैं ना कि एक तीर जैसा लगना होता है ना, कि अरे बाप रे, कोई किसी को किस हद तक चाह सकता है। ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं, कुछ भी नहीं मेरे, और बेसिकली मेरी क्या औकात उनके आगे। पर मेरा जूनियर जब उन्होंने कहा ना, ये जुमला मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैं गया नजदीक, पैर छुआ मैंने, तो मेरे सर पे हाथ लगा, कितना हो कितने हैं वो, तो अंदानी तू गुआंडी हैगा मेरा, बोले तू मेरा पड़ोसी है, तू आता नहीं, ऐसा बहुत प्यार से पंजाबी में बात कर रहे थे मुझसे। तो मैं क्या बताऊं सलाम भाई, मेरे पास बहुत यानी दुखों का भी भंडार है, खुशियाँ भी हैं मेरे पास। और मैं नसीब वाला हूँ कि प्राण अंकल साहब जैसे के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि मैं प्राण साहब के सामने कुछ भी नहीं हूँ। चलते थे एक आखिरी सवाल, जियो और जीनोदी जो पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, उस शूटिंग पे मैं खुद भी मौजूद था। कुछ ऐसा सीन था कि आप पैसे मांगते हैं और प्राण जी नाराज़ हो जाते हैं और वो अचानक शूटिंग बंद हो जाती है, और 1.5 घंटे से 2 घंटा मैं खुद रुका था, लेकिन बाद में वहाँ से निकल गया। शूटिंग कब चालू हुई और क्या हुआ था और क्या नाराज़गी थी? हालांकि आपके प्राण साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उस टाइम पे देखा तो कुछ गर्मा गर्मी थी, शूटिंग बंद हो गई थी, तो उसमें ज़रा रोशनी डालेंगे हमारे दर्शक के लिए। नहीं हुआ यूँ तो फिल्म थी जियो और जीने दो, कादर खान साहब के जुमले थे, तो 2-3 सीन थे उसमें। तो रतन मोहन साहब प्रोड्यूसर, जिनकी बिटिया मुझे राखी बांधती है, मैं अपनी बहन मानता हूँ उनको, फैमिली रिलेशन। मैंने उनकी शरारत पिक्चर की थी, फिर खून का बदला खून की थी मैंने, उनकी पिक्चर बिन माँ के बच्चे की थी मैंने, तो फैमिली मेम्बर था उनका। उसमें एक रोल निकला, इसमें 3 सीन थे, तो किसी ने कहा शायद जूनियर 3 सीन नहीं करेगा, क्योंकि माशाल्लाह मेरी भी फैन फॉलोइंग और इज्जत बहुत थी। तो
ईगो आ जाता है लोगों में, जो कि मुझ में कभी आया नहीं, जिसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा सीन क्या था जूनियर भाई? तो खान साहब को लगा कि ये सीन शायद जुनैद महमूद नहीं करेंगे। 3-4 सीन थे वो गुंडे के। एक होता है गुंडा होता है, एक उसका वसूली मास्टर होता है जो उसके बिहाफ पे जाके लोगों से पैसा वसूल करता था। एक फुटपाथ होता है, वो एरिया गुंडे से शरद सक्सेना थे शायद, मुझे याद है, या एक बड़े कोई विलन थे, तो उनका मैं राइट हैंड बनाता, मैं जाके वसूली करता हूँ, रुपया मांगता हूँ। ये नए नए चंबल से आए हुए डाकू होते हैं, इनको मुंबई के तौर तरीके नहीं मालूम होते हैं, वहाँ की फुटपाथ पे सो जाते हैं। उन्हें नहीं पता फुटपाथ पे सोने का दादा को, यहाँ के एरिया के दादा को भाड़ा या किराया देना पड़ता है 1 रुपया पर हेड। तो मैं आता हूँ वसूली करने, रात को मैं जब आता हूँ सब मुझे पैसे देते हैं, ये मुझे सिक्का नहीं देते हैं। वो सीन था। तो खान साहब ने मुझसे पूछा, कहा था खान साहब ने, मैंने कि उनके घर से फ़ोन आया मुझे, वो तो नहीं थे, बाद में वो फ़ोन पे आए। तो खान साहब ने कहा तू कर रहा है क्या बे? मैं कहा जी सर मैं कर रहा हूँ। पक्का ना? हाँ चल मैं रीराइट करता हूँ इसको, तेरे मिजाज का लिखता हूँ। बड़ों की बड़ी बात, खान साहब ने फिर उसे मेरे पैमाने पे, या जो मेरी इमेज है उसके पैमाने को उन्होंने तोल ताल के लिखा, उस सीन वीन सब हुआ। तो मैं जब उनसे पैसे मांगने जाता हूँ, उन्हें तौर तरीके मालूम नहीं होते उस एरिया के, रहने के या बम्बई के, तो वो मेरे जो थाली होती है जिसमें मैं पैसे मांगता हूँ या लेता हूँ, उस पर वो पैर रख देते हैं, यानी अपनी लात ऐसे रख देते हैं, जो कि स्क्रिप्ट में था नहीं, ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने उनको उसी वक्त जवाब दे दिया, क्योंकि गुंडे का प्यादा हूँ मैं, तो बड़बड़िया तो हूँ ही मैं। किस तरह से जवाब दिया आपने? नहीं, उन्होंने पैर रखा तो बोला, ओए तैमूरन की औलाद, पैर हटा बे, ये पैर हटा, जेब में हाथ डाल, कॉइन निकाल इसमें डाल, ऐसे कुछ जुमले उमले थे जो भी। तो उस बात को लेके ज़रा सी बात रुक गई कि जूनियर ने ऐसा हरकत करनी नहीं चाहिए थी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए। तो डायरेक्टर मेरे पास है, बोले की बोले तो उन्होंने, मैं कहा आप तो सामने थे सर, उन्होंने पैर मेरे हाथ पे पैर रख दिया, तो मैंने उसका रेक वगैरह किया। तो खैर वो मेरी बेअदबी थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, जो भी मैंने रियलाइज़ किया। लेकिन मैंने जो बोला था वो सीन को उभारने के लिए बोला था, ना कि उनको मैं डिग्रेड करने जी। तो मुख्तसर की बात बहुत बढ़ गई, और फिर खैर मैंने माफ़ी वाफ़ी मांगी उनसे, शूटिंग वूटिंग रुक गई। तो मैं तो ऐसे बेअदब हूँ नहीं, वो बोल भी रहे, बोले ऐसा तो है नहीं, इसने ऐसा किया कैसे वैसा, जबकि मैंने ऐसा पर्सनल लेवल पे तो किया ही नहीं था अलबत्ता, पर वो हो गया। चूँकि मैंने एक सीन की अच्छाई के तौर पर मैंने किया था, वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैं माफ़ी वाफ़ी मांगी, शूटिंग वूटिंग बंद हो गई थी, पंखा चलाओ जी, फ़ैन ऑन करो, ऐसा होने लगा। मैं बदतमीज़ हो गया हूँ, ऐसा कुछ देर के लिए लगा होगा। फिर वो समझ गए कि नहीं ये कैरिड अवे हो गया था, इसने जो कुछ भी किया सीन के हिसाब से किया होगा। तो उन्होंने भी रियलाइज़ किया, बोले कोई गल नहीं पुत्र, चल अपा करेंगे, चल कोई नहीं आजा। वो जब ये बोले तब जाके मुझे डायलॉग याद हुए, वरना पक्की बात में पूरा दिन थपा करते रहता और मैं डायलॉग नहीं बोल पाता। शूटिंग कितने घंटे रुकी थी? 2 घंटे के तो ऊपर थी, 3-4 घंटे हो गए होंगे, मगर 2 घंटे के ऊपर तो थी, कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं बड़ा परेशान था, कि मैं प्राण अंकल के साथ ऐसी हरकत करूँगा कभी ख्वाब में नहीं कर सकता। पर चूंकि वो बात क्यों लग गई या कैसे हो गई, वो कि मिसफायर हो गया था, तो वो बातें बाकी वो तो अपनी जगह पे अजीम है। हमारे इंडियाज़ देखते हैं, हिंदुस्तान में देखते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी, 7 समंदर पार भी देखते हैं, और यूट्यूब के ज़रिए हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए ढेर सारे मैसेज आते हैं और आप उनके मैसेज पढ़ते हैं। आप बताइए और उनको किस तरह से आप दुआएं देंगे और वो इसी तरह से आपको प्यार देते रहे, मैसेज दे, आप जरा हमारे दर्शक के लिए कुछ बोलेंगे। जी, मैं ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई एक्टर अपने रिव्यूज़ पढ़ता है या कमेंट्स पढ़ता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जिस प्यार से आप लोग नवाजते हैं, मैं आप सबका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सलाम भाई आपका भी, इंडियाज़ का भी दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी बदौलत मुझे इन सब का दोबारा इतना प्यार मिलता है। तो प्लीज़ डू कंटिन्यू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड मेक मी मोर हैप्पी। और मैं भी खुशी आपके सामने आते रहूँगा। सलाम भाई की मोहब्बत रही तो मैं भी इसी तरह आपसे रूबरू होता रहूँगा। आदाब। इंडिया आज देखने वाले तमाम लोगों को यही कहूँगा कि आपके जितने भी यूट्यूब पे इंडिया आज पे मैसेज आते हैं हमारे लिए या जूनियर भाई के लिए, हर मैसेज जूनियर भाई पढ़ते हैं और हमारी उस पर डिस्कसस होती है। और अगर आप किसी कलाकार के बारे में जूनियर महमूद जी से डिमांड करते हैं तो वो भी हमारी आपस में डिस्कस होती है और हम लोग वो आपकी ख्वाहिश पूरी करने की जल्द से जल्द कोशिश करते हैं। आप इसी तरह से प्यार देते रहें, अपना सुझाव हमारे SMS के जरिए से हमें इंडिया आज के माध्यम से आप देते रहें। ऐसे ही प्यार मिलता रहना चाहिए और हम कोशिश करेंगे जूनियर भाई से कि हर तरह से हर बार इसी तरह से प्यार से हमारे से मिलते रहें और हमारे साथ अपना प्यार बांटते रहें। और आप भी
इसी तरह से प्यार हमारे से बनाए रखे और अपने सर्कल में हमारी स्टोरी पसंद आती है तो आप अपने सर्कल में भेजा जरूर करिए। कैमरामैन अब्बास के साथ मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी। अब्बास।